राजेश बादल जी का परिचय अगर मैं औपचारिक तौर से पढ़ूँगा तो कम से कम 12 से 15 मिनट मुझे चाहिए होंगे, इतना ज़्यादा उनका अनुभव है। रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट और मीडिया तीनों में उनका एकाधिकार है। आपने टेलीविज़न पत्रकारिता की शुरुआत जब आप कह लें कि आज तक चैनल में विशेष संवाददाता ब्यूरो प्रमुख के तौर पर किया। देश के बहुत सारे टेलीविज़न चैनलों में आप सलाहकार और उनकी स्थापना में आपकी विशेषज्ञता का लाभ मिला है। आप बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, आपके लेख, आलेख देश के प्रतिष्ठित ना सिर्फ अखबारों में, बल्कि टेलीविज़न और रेडियो स्टूडियो में भी आपकी वार्ताएँ सुनने को मिलती हैं। आप गांधीवादी चिंतक हैं, गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर वर्धा से आपने इसकी शुरुआत की थी और देश भर के विश्वविद्यालयों में आप घूम के, भ्रमण करके देश के युवाओं को गांधीवादी विचारों से अवगत करा रहे हैं। आपने देश में बायोपिक निर्माण की नई विधा का निर्माण किया है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के ऊपर 100 से अधिक बायोपिक आपके द्वारा निर्मित की हैं। आप एक फिल्मकार हैं, साहित्यकार हैं और निसंदेह स्थापित पत्रकार हैं, जो आपको 40 वर्षों से भी अधिक अनुभव आपको पत्रकारिता क्षेत्र में हो गया। विशेष तौर पर टेलीविज़न में आपका जो अनुभव है, चाहे वो समाचार वाचन को मध्य प्रदेश दूरदर्शन में भी जहाँ तक मुझे याद है आप जो है पहले समाचार वाचक थे, आपने नई शैली विकसित की और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग स्थापित हुआ, तो उसके पाठ्यक्रम निर्माण से लेकर कक्षाओं तक में विद्यार्थियों को जो मार्गदर्शन टेलीविज़न पत्रकारिता का था, आपने बहुत बारीकियों के साथ करवाया। उस समय जब यूमेटिक, बीटा कैमरे और वीटीआर्स थे, आपकी चैनल में जा के विद्यार्थी देखते थे, सीखते थे, प्लेसमेंट में आपने सहयोग किया है। आप देश भर के तमाम विश्वविद्यालयों की अकादमिक गतिविधियों में, सेमिनारों में, वेबिनारों में और पाठ्यक्रम पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में और साथ ही पाठ्यक्रम के जो रिस्ट्रक्चरिंग होता है उसमें भी आपका सहयोग है। आप बोर्ड ऑफ स्टडीज के तमाम विश्वविद्यालयों के मेंबर हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय श्री राजेश बादल जी को आज अपने बीच वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री राजेश बादल जी। धन्यवाद संजीव जी। और आज ये बहुत ही मेरे लिए एक अच्छा अवसर है कि जिन मित्रों के साथ लगातार उनके बहुत अच्छे कार्यकाल में मीडिया शिक्षण से जुड़ा रहा हूं, आज सभी मित्र एक साथ एक मंच पर हैं। प्रोफेसर मान सिंह परमार जी जब इंदौर में थे तब उनके साथ संपर्क लगातार मीडिया शिक्षण से था। इसके बाद जब वो रायपुर पहुंचे तब भी संपर्क में बना रहा। सच्चिदानंद जी जोशी जी ने तो कई बार मुझे छत्तीसगढ़ के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में अवसर दिया कि मैं अपनी बात रखूं और विद्यार्थियों के साथ संवाद करूं। के जी सुरेश तो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और हम दोनों ने कई बार अनेक अनेक जिम्मेदारी भरे समारोहों में और कार्यक्रमों में मंच में एक साथ शिरकत की है। और प्रोफेसर श्रीकांत सिंह तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ, जब से मेरा भी संबंध उसी स्थापना के साथ एक अतिथि शिक्षण के तौर पे रहा है, तो वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। और संजीव जी के साथ तो मैंने सारा विश्वास ये देखा ही है कि किस तरह से विश्वविद्यालय आगे बढ़ा है। तो ये बड़ी अच्छी चिंता इस वक्त हो रही है। और प्रोफेसर मान सिंह परमार ने जिस तरीके से बिंदुवार ढंग से एक एक बात को उठाया है, अतीत के प्रामाणिक जानकारियों के साथ में, मुझे लगता नहीं है कि उसके बाद कुछ बहुत सारी चीजें रह जाती हैं कहने को। फिर भी मैं अपने तरीके से कोशिश करता हूं। लेकिन ये जो आगाह किया है प्रोफेसर परमार ने, हमें यकीनन उस पर ध्यान देना चाहिए, निश्चित रूप से उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में, समारोह में, और जो जो हमारा ये वेबिनार चल रहा है, इसमें बड़ी संख्या में पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्र भी शामिल हैं। तो एक बार मैं अपने नजरिए से जो भारत की टेलीविजन यात्रा है, अपने तरीके से मैं कुछ सुनाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। और उसके बाद जो आज की चिंताएं हैं, कल, आज और कल को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं मोटे तौर पर भारत में जो पत्रकारिता, टेलीविजन पत्रकारिता है, उसको 3 हिस्सों में बांटता हूं।
1959 में जबकि ये प्रवेश हुआ था, और परदेश से, हमारे यहाँ टेलीविजन नहीं बनते थे, परदेश से किसी देश ने, किसी एजेंसी ने गिफ्ट किए थे 5 टेलीविजन सेट, जैसा कि प्रोफेसर परमार ने बताया था, शैक्षणिक और सामाजिक सामुदायिक समन्वय के लिए। तो वहां से शुरुआत हुई थी। तो 1959 से और 1985 का जो कार्य है, जो दौर है, कार्यकाल है, जो कालखंड है, उसे मैं उत्कर्ष का काल मानता हूँ, उत्थान का काल मानता हूँ। 1985 से 2005 तक का जो कार्यकाल है, जो कालखंड है, वो मैं टेलीविजन पत्रकारिता के मेरे नजरिए से, क्योंकि मैं लगातार सारी उम्र करीब 32-33 साल से टेलीविजन में ही हूँ, तो उसे मैं स्वर्ण काल मानता हूँ। और 2005 से 2020, यानी पिछले 15 वर्षों का जो कार्यकाल है या जो कालखंड है, उसे मैं थोड़ा सा संक्रमण काल मानना चाहूंगा। कई मित्र इसको गिरावट का काल मानते हैं, मूल्यों के गिरावट का काल मानते हैं, सरोकारों के गिरावट होने का काल मानते हैं, सिद्धांतों के खो जाने का काल मानते हैं, पतन का काल मानते हैं। तो 15 वर्षों का जो कार्यकाल है, ये जो कालखंड है, ये संक्रमण काल है मेरी नजर। बात करते हैं 1959 में जब ये आया था, तब भी हम 50 साल पीछे थे। प्रोफेसर परमार बता रहे थे कि 30-35 बरस पीछे थे। 50 बरस पहले अमेरिका में और तमाम यूरोप के अनेक देशों में टेलीविजन ने अपनी दस्तक दे दी थी। अमेरिका में तो करोड़ों, एक एक घर में 2 सेट होते थे टेलीविजन के, जब 1959 में हमारे यहाँ 5 टीवी सेट आए। लेकिन उसका एक कारण था। कारण ये था कि 1947 में जब हम देश हमारा आजाद हुआ, तो अंग्रेज इस देश को इस तरह से छोड़ के गए थे कि हमारे भूखों मरने की नौबत थी। हर हाथ को काम नहीं था, हमारे हाथों में अपने स्वाभिमान के साथ जीने के कोई शस्त्र नहीं थे, कोई ऐसे साधन नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में जो देश के तत्कालीन नियंता थे, उनकी प्राथमिकता यकीनन निश्चित रूप से देश को पहले भरपेट अनाज देने की थी। आपको याद होगा 1956 का जो अकाल था, छप्पनिया अकाल जिसको बोलते थे, उसने देश में लाखों लोगों को मौत के आगोश में धकेल दिया था। हमारे हमारा देश अपने खाने के लायक अनाज नहीं उत्पादन कर पाता था। लाल गेहूं अमेरिका ने बड़े बड़ा एहसान करते हुए हमको दिया था। रशिया से हमको गेहूं मंगाना पड़ता था, तो गेहूं खाने के लिए नहीं हम उगा पाते थे। नरीमन बोरलाग की मदद से जब 1969 में, 68-69 में हरित क्रांति हुई, उसके बाद श्वेत क्रांति हुई, और फिर हम लोग जब आगे बढ़े, तो ऐसी स्थितियों में उस समय टेलीविजन को ये कहा जाता था कि ये एक अयाशी का माध्यम है, एक अमीरों के मनोरंजन का जरिया है। तो इसलिए उस तरफ वास्तव में समाज का एक बड़ा वर्ग इस बात की आलोचना करता था कि टेलीविजन की इस देश को जरूरत नहीं है। इस देश को जरूरत है पहले के उत्पादन बढ़ाने की, इस देश को जरूरत है पहले रोजगार बढ़ाने की, इस देश को जरूरत है पहले उत्पादन बढ़ाने की, उद्योग बढ़ाने की, और हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य का, सेहत का स्तर बढ़ाने की। तो जब इस तरह की जो स्थितियां बन रही थी, तो ऐसे में मनोरंजन की बात कौन करता। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम थोड़ा सा आत्मनिर्भर हो गए, अनाज हमारे भरपेट हम खाने लगे, तब फिर कहीं जाकर शैक्षणिक, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता के नजरिए से हमने उस पर ध्यान दिया। और तब टेलीविजन की जो प्रगति, या जो हमारा, आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसा दौर आया जिसको हम आगे जाके स्वर्ण काल के रूप में कहते हैं। अगर हम लोग ये जानते हैं कि जब कोई नया माध्यम आता है देश में, तो बहुत आसानी से हम लोग उसको स्वीकार तो करते हैं। इसको मैं टेलीफोन के एक उदाहरण से समझाऊंगा कि जब टेलीफोन इस देश में घरों में पहुंचा, तो लोगों के पास अपने घरों में लैंडलाइन फोन नहीं होते थे, मोबाइल तो तब आए नहीं थे। क्योंकि आजकल पत्रकारिता के बच्चों के लिए जानकारी बड़ी दिलचस्प होगी कि जब टेलीफोन आया, तो लोग अपने विजिटिंग कार्ड में पड़ोसी का नाम लिखते थे, पीपी नंबर डालते थे, और समाज इतना जुड़ा हुआ था कि अगर कोई एक्स के घर में टेलीफोन लगा हुआ है और वाई का फोन आया जो उनका पड़ोसी है, तो बड़े सम्मान के साथ बुलाने जाते थे।
शर्मा जी, आपका फोन आया है, मैंने बोल दिया है कि आप 5 मिनट बाद आएंगे, 5 मिनट बाद वो दोबारा फोन करेंगे, अमुक जी हैं, आप चलिए और आप बात करिए। और उनको चाय पिलाते थे, घर जाते थे। तो हमारी पारिवारिकता, समाज को जोड़ने का काम कुछ इस तरह से होता था। एक दौर ऐसा भी आया 80 से दशक का, जो मैंने अभी कहा था उत्कर्ष का काल, उत्थान का काल जो है, 80 से 85 वाला जो काल है, अगर आप देखते हैं तो उसमें बहुत बहुत परिवर्तन हुए थे। और 85 के बाद तो एक नए किस्म का दौर आया। 1982 में हमने, इस देश ने पहली बार रंगीन टेलीविजन देखा, उपग्रह के जरिए हमने प्रसारण देखा। लाल किले की प्राचीर का ऐलान किया गया था कि अब यह देश रंगीन टेलीविजन की ओर बढ़ रहा है, उस युग की ओर जा रहा है। हमने गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन उसी साल 1982 में, क्योंकि मैंने कवर किया था, हमने रंगीन टेलीविजन के पर्दे पे देखा था। क्रिकेट के मैच जब हम रंगीन टेलीविजन पे देखते थे कि सफेद गेंद और हरी घास में दौड़ते हुए दिख रही है, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या देख रहे हैं हम, हमारे सामने जाने क्या चल रहा है। तो क्रिकेट मैच देखते थे। एशियाड 82 जब हुआ था, तो उस समय हमने रंगीन पर्दे पर देखा था। तो रंगीन टेलीविजन उस जमाने में एक बहुत बड़ा माध्यम हुआ था, एक क्रांति मानी गई थी। और उसके बाद फिर दूरदर्शन, जैसे कि अभी प्रोफेसर परमार साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई, सारी बातें बताई। दूरदर्शन ने उस तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभाई कि एक तरफ जहां उसने इस देश की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा और मजबूत सोच, ध्यान को ध्यान में रखते हुए रामायण, महाभारत, विश्वामित्र, चाणक्य, इस तरह के जो धारावाहिक बनाए, तो दूसरी तरफ मिर्जा गालिब और देश के स्वतंत्रता संग्राम पर केंद्रित बुनियाद और तमस जैसे धारावाहिक आए थे। और उन धारावाहिकों के जरिए हम लोगों ने ये देखा कि टेलीविजन एक समाज को जोड़ने का काम किस तरह से कर सकता है। उस समय जो टेलीविजन था, यानी जो दूरदर्शन था, क्योंकि प्राइवेट चैनल तो आए नहीं थे, देश के हर दिल की धड़कन बन गया था। रामायण और महाभारत का मैं गवाह हूं। आज बच्चों को तो शायद नहीं उस बात के ऊपर यकीन आएगा, लेकिन जिस दिन संडे को महाभारत या रामायण आती थी, तो लोग, हर घर में तो टेलीविजन होता नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होता था। और लोग, जिस घर में टेलीविजन होता था, उस घर को सवेरे से जहां टेलीविजन रखा होता था उसको धोया जाता था, उसमें अगरबत्ती लगाई जाती थी, टेलीविजन के सामने अगरबत्ती लगाई जाती थी, फिर एक फर्श बिछाया जाता था और सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते थे और तब वो टेलीविजन पर रामायण का वो सीरियल देखते थे। और उसके बाद चाय और पोहा, क्योंकि इंदौर में था मैं उन दिनों, प्रोफेसर परमार साहब ने अभी जिक्र किया था, तो इंदौर में ये माहौल था कि आपस में जुड़ने का जो माध्यम था कि चाय और पोहा खा करके और हम लोग गले मिलके एक तरह से विदा होते थे। और हफ्ते भर तक चर्चा होती थी कि अब अगले एपिसोड में अब हनुमान जी कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा, इस तरह से। तो कहने का अर्थ यह है कि जब दूरदर्शन ने ये भूमिका निभाई और इस तरह से जब वो लोगों के दिलों में धड़कने लगा, तो 90 से, जब मैं बात करता हूँ 1985 से और 2005 तक का जो कार्यकाल है, वो एक स्वर्ण काल है। और उस स्वर्ण काल के दरमियान 1990 के बाद जब आर्थिक उदारीकरण की दिशा में देश आगे बढ़ा, तो प्राइवेट चैनल समूहों के लिए, प्राइवेट टेलीविजन समूहों के लिए भी ये मौका दिया गया कि वो आए, अपने चैनल शुरू करें और वो अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए इस देश के लोगों का मनोरंजन करें। तो इस तरह से, लेकिन एक एक बात मैं और आपको याद दिला दूं कि जो पत्रकारिता की जो शुरुआत इसी दौर में हो गई थी, तो दूरदर्शन जो सरकारी होता था उस समय, लेकिन इतने तीखे और सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, कि अगर उनके आलोचना के बिंदु ठोस स्वस्थ आलोचना होती थी तो बहुत ही सटीक आलोचना करता था। एक कार्यक्रम आता था जनवाणी, एक कार्यक्रम आता था, उस जनवाणी में कई मंत्रियों की, केंद्रीय मंत्रियों की बलि हो गई थी, क्योंकि वो जो मंत्री उस जनवाणी कार्यक्रम में अपने मंत्रालय की उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे थे, उनको अपने मंत्रालयों की जानकारी ही नहीं थी, तो बाद में उनसे इस्तीफा ले लिया गया। तो इतना तीखी पत्रकारिता भी हमने दूरदर्शन पर देखी है।
एक कार्यक्रम आता था, रजनी के नाम से आता था, जिसमें लोगों की दैनंदिन समस्याओं के बारे में उठाया जाता था और वो समस्याएं सुलझती थी। अगर टेलीविजन के पर्दे पर वो समस्या आ गई तो समझिए फिर शामत आ जाती थी उस विभाग की, उस मंत्रालय की, उस एजेंसी की, जिसकी वो लापरवाही होती थी या जिसकी वो कमजोरी होती थी। एक पहली देश की जो जो समाचार पत्रिका थी, जो पत्रकारिता में एक विविध आयाम उसने, और मैं कहता हूं कीर्तिमान रचे, वो पत्रिका थी परख के नाम से, जिसका मैं संवाददाता पहले एपिसोड से आखिरी एपिसोड पे था। ये लगभग 30 वर्ष पहले की बात है। और परख के जरिए इस देश में निष्पक्ष पत्रकारिता, भले ही दूरदर्शन सरकारी था, लेकिन उसने निष्पक्ष पत्रकारिता के बड़े कीर्तिमान गढ़े। लेकिन इन्हीं दिनों पर जब मैंने, आप आगे बढ़ते हैं, तो 1994-95 में जब उदारीकरण की जो मैं बात कर रहा था, उदारीकरण आता है और दुनिया के लिए भारत के लोगों की आंखें खुलती हैं, दुनिया के लोग भारत को देखते हैं, भारत के लोग दुनिया को देखते हैं, तब पता लगता है कि हम कहाँ हैं। और तब उसके बहाने जो जो स्थितियां पैदा होती हैं, 2000 आते आते, चूंकि थोड़ा सा विलंब हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा तेज गति से अपने इस उद्बोधन को आगे बढ़ाऊंगा। अगर कोई बात में संवाद का कोई अवसर होगा, प्रश्नोत्तर का बात होगा, तो मैं आगे बात उत्तर भी दूंगा। तो उस समय तक जब सरकार ने विदेशी प्रसारण समूहों को, देसी प्रसारण समूहों को प्रसारण की अनुमति दे दी, तो ट्रांसपोंडर्स को विदेश से लगाते थे। एक निजी संस्थान आया था जिसने दुबई या सिंगापुर, उधर से कहीं से ट्रांसपोंडर लेकर के, और उन्होंने अपना प्रसारण शुरू किया। तो पत्रकारिता में बड़ा बहुत प्रयोग हुआ। और जब 2000 आया, जब उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय देश का पहला अपनी जमीन से प्रक्षेपित होने वाला स्वदेशी चैनल जो आया था, अपने उपग्रह के आधार पर वो जो चैनल आया था, वो उस चैनल का संयोग से मैं भी हिस्सा था, आज तक चैनल का हिस्सा था। मैंने विशेष संवाददाता के तौर पर ज्वाइन किया था और संपादक जब था तब मैंने उस चैनल को छोड़ा था। तो मैं आपको बताऊं कि उस दौर में जो पत्रकारिता हो रही थी, वो पत्रकारिता ऐसी थी, लोगों ने कुंभ को, तब तक कुंभ रेडियो के जरिए सुना जाता था या दूरदर्शन पे कभी कभी दिखता था। चुनाव के कवरेज भी ऐसे होते थे कि जब दूरदर्शन दिखाता था तो 2-2, 3-3 दिन तक, जब तक कि मत गिने जाते थे, मतों की गिनती होती थी, तब तक लोग लगातार दिन रात दूरदर्शन देखते थे। क्या आज ये बातें ऐसी नहीं लगती कि जैसे किसी परिलोक की कहानी में सुना रहा हूं? जब पहला चैनल आया तो कुंभ का कवरेज हुआ, गुजरात में एक भूकंप आया, और उस भूकंप को जब पहली बार लोगों ने देखा तो ये जाना कि किस तरह से भूकंप की विभीषिका होती है और कैसे टेलीविजन के जरिए कवरेज होता है। और उन्हीं दिनों पे भारत का जो पहला टेलीविजन ट्रेवलॉग, यात्रा वृतांत जिसको कहते हैं, वो संयोग से मुझे ही करने का मौका मिला था। वो अरुणाचल प्रदेश में चीन की बॉर्डर से लेकर के नीचे रामेश्वरम तक, कन्याकुमारी तक मैंने यात्रा की थी। और उस समय तो पत्रकारिता के वो रूप हमें देखने को मिले थे कि उस दौर का जो हिंदुस्तान था, उस दौर का जो समाज था, उसको हम सही रूप में प्रतिबिंबित कर पाए थे। और उसको प्रतिबिंबित करने का परिणाम ये हुआ कि लोग चैनलों को पसंद करने लगे थे। हम अपने बच्चों से कहते थे कि बेटा मनोरंजन चैनल मत देखो, न्यूज चैनल देखो। आज शायद इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा कि आज हम ही अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा न्यूज चैनल छोड़ के बाकी सब कुछ देखो। स्थितियां इतनी बदलती हैं। तो जब 2005 के बाद का आता है, कार्यकाल आता है, जिसको हम मैं संक्रमण काल कहता हूं, वो जो चैनल का बाजार आता है, अभी प्रोफेसर मानसिंह परमार ने जो बहुत ही गंभीरता के साथ कुछ बिंदुओं पर को रेखांकित किया है, मैं उसका कारण 2 मिनट में ऐसे बताऊंगा कि देखिए 2001 में जब पहला चैनल आया और 1 साल के अंदर वो चैनल छा गया, तो उसको विज्ञापनों की एक बहुत बड़ी रोटी वो खाता था। और विज्ञापन की जब एक बहुत बड़ी रोटी खाता था, तो हमारे यहाँ देखा देखी भी कारोबार बहुत शुरू होता है। मैं किसी पर कोई आक्षेप इसमें नहीं है, लेकिन उस चैनल की देखा देखी अनेक चैनल आए, तो विज्ञापनों की जो जो एक रोटी थी, राजस्व का, आमदनी का की जो एक रोटी थी, वो उन चैनलों में बट गई। और 2005 आते आते इस संसार का सबसे बड़ा तेज गति से
बनने वाला टेलीविजन इंडस्ट्री का नेटवर्क, इंडस्ट्री खड़ी हो गई। यानी 2006-7 का मैं आंकड़ा अगर आपको बताऊं तो साल भर में 10 लाख करोड़ रुपए का ये जो कारोबार होता था वो टेलीविजन के पर्दे के जरिए, वो आज से 12-13 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो बन गई। हम लोगों को याद है कि जब हम पहला चैनल जब देश का ला रहे थे तो हम लोगों को ट्रेनिंग कराने के लिए 2 महीने तक दिल्ली में एक जगह रखा गया, उनकी ट्रेनिंग कराई गई। और ट्रेनिंग कराने के लिए लोग कहाँ से आए थे? ऑस्ट्रेलिया से आए थे, अमेरिका से आए थे, यूरोप से आए थे, और लगातार ट्रेनिंग हुई। मैं किसी पर कोई, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन जब बाद में हमारे देखा देखी बहुत सारे चैनल आए तो उसमें उस तरह की ट्रेनिंग उस तरह से नहीं हो पाई। मानसिंह परमार जी के प्रश्न का और शायद आशंका का मैं उत्तर थोड़ा सा ठीक सा देना चाहता हूं कि उसमें क्या हुआ कि उस दौर में कोई एक आदमी ट्रेनिंग पाया हुआ पहुंच गया, लेकिन जो बाद में लोग आए उन लोगों को उस तरह की ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी। उस ट्रेनिंग का नुकसान भी हुआ, और उसका नुकसान ये हुआ कि चैनलों ने अपने मुनाफा कमाने पर तो जोर दिया, लेकिन अपने चैनल के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने अपने प्रोफेशनल्स के एकेडमिक ओरिएंटेशन का ध्यान नहीं दिया। एक बात और थी, आज तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय देश का पहला पत्रकारिता का उस तरह से उस जमाने में विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ में जुड़ा हुआ हूं, 90 से काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तो इस विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रवेश भी हो गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ाया जाने लगा, इसका अपना स्टूडियो बन गया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से चैनलों में जरूरत थी प्रोफेशनल्स की, उसको देखते हुए बहुत कुकुरमुत्तों की तरह मीडिया के शिक्षण संस्थान उग गए। उनके पास ना तो अपनी फैकल्टी थी, ना उनके पास अपने स्टूडियोज थे, ना उनके पास अपने उपकरण थे। तो ऐसी स्थिति में हरदम कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। और जब बाजार हावी हो जाता है मित्रों, तो बाजार के हावी होने से बड़ा नुकसान कंटेंट पर पड़ता है। हम आदमी बाजार बनाता है, आदमी के लिए बाजार होता है। लेकिन आज का जो मीडिया है, आज हम जो बात कर रहे हैं, टेलीविजन की बात कर रहे हैं, ये बाजार हमें संचालित कर रहा है। और जब बाजार संचालित करता है तो बाजार का एकमात्र केंद्र बिंदु जो होता है वो मुनाफे का होता है। कम पैसे में अधिक मुनाफा कैसे हो, ये बात सब लोग देखते हैं, यही बात सब लोग जानना चाहते हैं। और इसी का कारण था कि उस दौर में भी अच्छे प्रयोगशालाओं की कमी थी, अच्छे स्टूडियोज की कमी थी, अच्छे टेलीविजन पढ़ाने वाले अच्छे लोगों की कमी थी। अब तो धीरे धीरे काफी ये, और जो मैं आज के बच्चों को जो इस सेमिनार वेबिनार में भाग ले रहे हैं, मैं उनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोग बच्चों इतने भाग्यशाली हो, सामने इतना बड़ा विकसित तंत्र है। हम लोगों के सामने ऐसा कुछ नहीं था, और हम सब लोगों ने करो कमाओ सीखो की योजना के तहत ही एक तरह से आगे बढ़े हैं। तो जो आज आप लोग देखते हैं और आज आप लोग ये पाते हैं कि टेलीविजन चैनल देखने लायक नहीं रहे, तो उसका कारण भी यही है। मैं एक उदाहरण इसी मध्य प्रदेश का बताता हूं। ये एक पंडित जी थे, नाम लेना ठीक नहीं है, एक करीब करीब 12-13 साल पहले की बात है। उन पंडित जी ने एक अपने बारे में भविष्यवाणी कर दी कि मैं अमुक तारीख को मर जाऊंगा। और इसका ये सुन के कि मैं अमुक तारीख को मर जाऊंगा, सारे चैनलों ने अपनी ओबी बैन वहां लगा दी। और जब वो ओबी बैन लगा दी तो फिर वो सारे चैनलों ने उसको, सारे देश के मुद्दे एक तरफ, पंडित जी के मरने की खबर दूसरी तरफ। वो तारीख आ गई, पंडित जी को ना मरना था ना पंडित जी मरे। अब जब पंडित जी नहीं मरे तो अब क्या करें, सारे चैनलों की हंसी हुई। हेलो, जब वो पंडित जी नहीं मरे तो उसके बाद उसके जो श्रीमती थी उनसे ये कहलवाया गया कि मैं अगले दिन करवा चौथ है और मैं करवा चौथ पर अपने पंडित जी का को जो है सत्यवान की तरह, सावित्री की तरह मेरा व्रत समर्थ हुआ है, और मैं ताकतवर व्रत के जरिए अपने पति को मौत के मुंह से धकेल लाई हूं। तो अब बताइए, इस तरह की पत्रकारिता जब होने लगी, नाग नागिन का, भूत प्रेत का, स्वर्ग की सीढ़ी का, इस तरह से, क्योंकि हमारा समाज धर्म भीरू समाज है और माध्यम नया है, इसलिए आंख मूंद कर हम उस पर यकीन भी कर लेते हैं। इसका दुरुपयोग टेलीविजन चैनलों में हुआ है, और नतीजा ये हुआ है कि जो आज का जो संक्रमण काल है, उसमें हम लोग अपनी प्रतिष्ठा, अपनी साख आपको दांव पे लगा बैठे हैं। हम ये देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से बाजार हमें संचालित कर रहा है, अभी मानसिंह परमार जी कह रहे थे
कि कैसे चैनलों में बहस होती है, चीख पुकार होती है, कैसे एंकर होते हैं। इसलिए क्योंकि सब कुछ बाजार नियंत्रित कर रहा है। और ये बहुत, मैं निराशावादी नहीं हूं, ये एक दौर है। मैं संक्रमण काल, जैसे मैंने कहा, इट्स अ ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज निकल जाएगा, आएगा, फिर से एक बार आएगा, जब आप आज के बच्चे कल के रोज चैनलों में नियंता की स्थिति में पहुंचेंगे, संपादक बनेंगे, उसको नियंत्रित करेंगे, तो हम इस बीमारी से भी मुक्ति पा लेंगे। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जो आज के टेलीविजन से गायब है, पढ़ना खत्म हो गया है। आज कोई भी बड़े से बड़ा टेलीविजन एंकर हो, बड़े से बड़ा टेलीविजन पत्रकार हो, पढ़ना उसका नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 24 घंटे की भट्टी है और हम लोग इस भट्टी के ईंधन हैं। तो इस भट्टी के ईंधन बन के हम लोग, भट्टी का पेट कभी नहीं भरता, ईंधन बन के हम लोग जल जाते हैं। जब पढ़ने लिखने के लिए टाइम नहीं मिलता तो हमारे दिमागों से शब्द भी गायब हो जाते हैं। हमने तो अपने कॉलेज के जमाने में, स्कूल के जमाने में बहुत कुछ पढ़ा है। अभी भी मैं एक हफ्ते में एक किताब पढ़ता हूँ। जब केवल 400-500 शब्दों के सहारे पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री चले तो उसका भविष्य क्या होगा। टेलीविजन इंडस्ट्री के एक एक एंकर को, एक एक पत्रकार को कम से कम 2 लाख शब्द चाहिए। तो पहला कारण तो यह है कि अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों का अकाल है, भाषा का अकाल है। छात्रों को पढ़ना चाहिए, और अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे एंकर नहीं बन सकते, अच्छे रिपोर्टर नहीं बन सकते, अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते, अच्छे कॉपीराइटर नहीं बन सकते, पत्रकारिता का फायदा नहीं कर सकते, पत्रकारिता का भला नहीं कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, शिक्षण संस्थानों को अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 30 साल, 35 साल, 40 साल हो गए हैं, उन सारे लोगों के अनुभवों का एक निचोड़ अपने शैक्षणिक संस्थान से जोड़ना चाहिए। क्योंकि भारत की स्थितियां अमेरिका की स्थितियां नहीं है, लंदन की स्थितियां नहीं है। भारत का समाज अलग तरीके का है। तो भारतीय समाज में पला बढ़ा और विकसित हुआ पत्रकार उनको कहीं बेहतर तरीके से ट्रेंड कर सकता है। तो दूसरी बात, मैं शिक्षण संस्थानों से बहुत ही विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो जो अपनी फैकल्टी लाएं, जो पढ़ाने वाले लाएं, वो ऐसे लोग लाएं जो कम से कम उस टेलीविजन को समझने वाले हों और जानने वाले हों। तीसरी बात यह है, हम ये पाते हैं कि इधर हाल के कुछ वर्षों में राजनीतिक तटस्थता गायब हो गई है। ऐसा लगने लगा है कि कोई जब चैनल कोई खोलता है रिमोट से, तो दर्शक को पहले पता होता है कि अगर मैं टेलीविजन देख रहा हूं तो या तो ये सरकार के पक्ष का होगा या सरकार के विरोध का होगा। अब ऐसी सूरत में जो पत्रकारिता की जो तटस्थता है, पत्रकारिता की जो निरपेक्षता है, पत्रकारिता की जो निर्भीकता है, और सरकार तक सही सही फीडबैक लेने का जो सिस्टम है, वो दम तोड़ देता है। ये जो बात है, ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, क्योंकि सरकार का समर्थक बन के या सरकार का स्थायी विरोध करके आप अच्छी टेलीविजन पत्रकारिता नहीं कर सकते। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। और यही कारण है कि आज जो यूथ है, आज का जो यूथ है, टेलीविजन के पर्दे से बदल गया। उसके हाथ में जो मोबाइल है, वो उस पर सब कुछ जान लेता है। तो ये बहुत आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ी चिंता है कि टेलीविजन चैनलों के मालिकों को, संचालकों को, संपादकों को, पत्रकारों को और हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि धीरे धीरे अगर ये लोगों ने टेलीविजन के पर्दे से विमुख होना शुरू कर दिया, तो फिर आने वाले दिन बहुत बहुत ही चेतावनी भरे होंगे। ये बात देखनी पड़ेगी। और अंतिम 2 बातें मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात तो यह है कि हम अभी भी 150, 130, 140 करोड़ की आबादी के जो देश हैं, मुल्क हैं, लेकिन और इस देश में करीब करीब 15 करोड़ आदिवासी हैं। क्या हम आदिवासियों के लिए अपने चैनलों में कोई कंटेंट खोज पाते हैं? उन 15 करोड़ आदिवासियों ने इस देश का क्या बिगाड़ा है कि उन्हें टेलीविजन चैनलों के पर्दों पर आने का हक नहीं है? इस देश में आधी आबादी को लेकर हम कहते हैं, क्या इस देश में कोई महिला चैनल है? या जो चैनल चल रहे हैं, क्या उसमें आधी आबादी का पर्याप्त गंभीर प्रतिनिधित्व है? 2:30 या 3 बजे दोपहर को आने वाले, माफ कीजिए, ये बहू कभी सास थी, सास कभी बहू थी, कभी इस तरह के जो जो चैनल होते हैं, इनके अलावा क्या महिलाओं के गंभीर सरोकारों पर, मुद्दों पर हम बात करते हैं? नहीं करते हैं। हमारे बुजुर्गों के लिए
अब बड़ी आबादी हो गई। ये देश जितना एक नौजवान पीढ़ी का है उतना ही बुजुर्गों का भी है, और अब सेहत के प्रति जो संवेदनशीलता बढ़ी है उसमें बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ी है। तो बुजुर्गों के लिए क्या हम कंटेंट बना रहे हैं? क्या हम शिक्षा पर केंद्रित कंटेंट बना रहे हैं? क्या हम स्वास्थ्य पर केंद्रित, सेहत पर केंद्रित कंटेंट बना रहे हैं? क्या हम खेल विज्ञान पर केंद्रित कंटेंट बना रहे हैं? मुझे बड़ा अफसोस है, मैं 20 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में जाता हूं और वहां पर लगातार इस बात को उठाता हूं कि कृपया अपने पाठ्यक्रमों में संसदीय पाठ्यक्रम भी शामिल करिए। संसद और विधानसभाएं किस तरह से काम करती हैं, ये एक आम नागरिक को जानने की जरूरत है। क्या खेल पाठ्यक्रमों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता है? नहीं दिया जाता। क्या संसदीय पाठ्यक्रमों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता है? नहीं दिया जाता। और तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और आखिरी बात यह है कि देखिए, हम सब लोग जो देखते हैं अपने आप में हम ये पाते हैं कि डिस्कवरी चैनल एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, परदेसी चैनल है, लेकिन क्या हिंदुस्तान में कोई चैनल उसकी आलोचना करता है? शायद ही कोई आलोचना करता है। एनिमल प्लेनेट, क्या उसकी हिंदुस्तान में कोई आलोचना करता है? परदेसी चैनल है, शायद ही कोई करता हो। हिस्ट्री चैनल परदेसी चैनल है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई आलोचना नहीं करता उसकी, कोई आपको आलोचना करते हुए नहीं मिलेगा। नेशनल जियोग्राफिक चैनल है, उसकी भी आलोचना करते शायद ही कोई मिले। और ये सारे चैनल परदेसी हैं। हिंदुस्तान से करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का रेवेन्यू हर साल विदेश जाता है, लेकिन हम अपने भारत से, अपनी जमीन से, अपने देश से हम बात करते हैं कि हमारे देश में इतनी सामाजिक विविधताएं हैं, इतने तरह के धर्म हैं, इतने तरह की परंपराओं और मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ हिमालय पहाड़ है, बर्फीली पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, घने जंगल हैं, वन्य जीव है, मैदान है, जंगल है, सामाजिक पर विविधताएं हैं। और हम ये इस तरह इस चरित्र वाले कुछ चैनल पैदा नहीं कर पा रहे हैं। बाबा चैनल पैदा करते हैं जो कोई ताबीज बेचता है, कोई गंडा बेचता है और इस तरह से अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देता है। लेकिन हम सेहत पर केंद्रित एक पाठ्यक्रम नहीं, एक चैनल नहीं शुरू कर पा रहे हैं। शिक्षा पर केंद्रित कितने हम चैनल शुरू कर पाए हैं जो वास्तव में टीआरपी लेते हैं? नहीं कर पाए। पर्यावरण पर केंद्रित, विज्ञान पर केंद्रित कितने हम चैनल शुरू कर पाए हैं? एक भी नहीं। तो जब ऐसी स्थितियां हों तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हम इस माध्यम का, टेलीविजन नाम के माध्यम का सही फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जो कि फायदा उठाने की जरूरत है। मैं इस बात के साथ में अपनी बात समाप्त करूंगा ये कहते हुए कि ये बड़ा संक्रमण काल है। निराशावादी नहीं हूं, आशा मैं रखता हूं, और हमारी साख दांव पे लगी है इसके लिए, जो क्योंकि हमारा समाज, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पत्रकार हैं, हमारे ही समाज से तो निकल के आए हैं। लेकिन लोग ये क्यों कहते हैं कि है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी वो, और कर लेता है समझौता भी वो, जिंदगी की दौड़ में भी है शरीक, और कई मोड़ों पे है ठहरा भी वो, गैर तो लगता नहीं वो आज भी, हाँ मगर लगता नहीं अपना भी वो। इस के साथ ही मैं अपना ये संबोधन समाप्त करता हूं। आपने सबने, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने, जिसके जन्म के साथ मेरा रिश्ता है, मेरा अपना विश्वविद्यालय है, मैं आप सबको, सब टीम को, संजीव जी को, डॉक्टर श्रीकांत सिंह जी को, प्रोफेसर मान सिंह परमार को, प्रोफेसर के जी सुरेश को, सच्चिदानंद जोशी जी को, सबको प्रणाम करता हूं। और सबसे उम्मीद करता हूं कि जिन प्रश्नों के ऊपर आज हम लोग चर्चा में बैठेंगे, इसकी दिशा में हम आगे काम करेंगे और आगे ले जाएंगे। इस विश्वविद्यालय का भविष्य सुनहरा है। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद बादल जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात प्रस्तुत की, और साथ ही जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से 2000 से ज्यादा प्रतिभागी जुड़े हैं, उनको एक बहुत अच्छा आपने कंटेंट दिया, मार्गदर्शन दिया, और भविष्य में टेलीविजन किस तरीके का होगा, चैनलों का किस तरीके से अवसर आएंगे, उनको बखूबी आपने रेखांकित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।